हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इतिहास के पन्नों के श्रृंखला की। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास अर्थात 5, 6 या 5 नवंबर की क्लास आप लोग देख लीजिएगा। उसके पश्चात आकर के इस 6 नवंबर की क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हम पूर्णतः अध्ययन करने वाले हैं वो 6 नवंबर के इतिहास पे अध्ययन करेंगे कि जो हमारे देश और दुनिया के इतिहास में ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं जो कि इतिहास के पन्नों पे अपनी छाप छोड़ती है, वो भी 6 नवंबर की तारीख में। ठीक है, तो क्लास का भरपूर आनंद लेंगे हम लोग और आनंद के साथ में घटनाओं का भरपूर आनंद लेंगे और नजर डालेंगे 6 नवंबर के इतिहास पे। ठीक है, तो आज जो हम पूर्णतः अध्ययन करेंगे वो 6 नवंबर से जुड़ी हुई देश और दुनिया के इतिहास में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हमारी घटित होती हैं जो कि इतिहास के पन्नों पे अपना प्रभाव छोड़ती हैं। ठीक है, तो नजर डालते हैं आज के इतिहास पे अर्थात 6 नवंबर के इतिहास पे। ठीक है, 6 नवंबर 6 नवंबर 1813 की बात करते हैं। 6 नवंबर 1813 यह तारीख विश्व इतिहास में आज अपनी अलग प्रभाव के साथ में और अपनी अलग पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में क्या है, बाकायदा दर्ज है। इस दिन क्या होता है कि हमारी एक बेहद और बेहद महत्वपूर्ण घटना ये घटित होती है कि मैक्सिको ने फ्रांस को स्वतंत्र किया था। ठीक है, या मैक्सिको ने फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में 6 नवंबर की तारीख क्या हो जाती है, बेहद और बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसको 6 नवंबर बाकायदा प्रमाणित करता है। तो इस कारणवश, इस घटना के कारणवश 6 नवंबर की तारीख हमने याद रखनी है। बात करते हैं इसी 6 नवंबर के इतिहास में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की। 6 नवंबर 1844 की बात करते हैं। 6 नवंबर 1844 यह तारीख भी अपनी अलग पहचान बनाते हुए इतिहास के पन्नों में अपना अलग प्रभाव छोड़ती है, जिसको मैं अर्थात 6 नवंबर हमेशा प्रमाणित करता रहूंगा और आगे भी चल करके प्रमाणित करता रहूंगा। यानी इस दिन क्या होता है, डोमिनिकन गणराज्य को स्वतंत्र घोषित किया गया था। इसी कारणवश यह 1844 यह तारीख बाकायदा प्रमाणित करता है कि आज ही के दिन इसको भी क्या की गई, स्वतंत्रता प्राप्त होती है। एंड इसी के पश्चात में 6 नवंबर के पश्चात में हम लोग बात करते हैं 6 नवंबर 1861 की बात करते हैं। 6 नवंबर 1861 यह तारीख भी इतिहास के पन्नों में अपनी अलग प्रभाव छोड़ते हुए आज दर्ज है। क्या होता है कि 6 नवंबर की तारीख इस कारणवश महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम लोग नाम सुना होगा, जॉर्ज स्मिथ करके या नेस्मिथ करके एक हमारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने पहली बार हमारी किसकी खोज की थी, बास्केटबॉल की खोज की थी या बास्केटबॉल की रचना की थी। तो इन्हीं के संदर्भ में हमारी ये 6 नवंबर की तारीख बाकायदा प्रमाणित करती है कि आज ही के दिन इनके द्वारा बास्केटबॉल की क्या की गई, खोज की गई या रचना हमारे की जाती है। तो इनका नाम हम लोगों ने याद रखना है, जेम्स नैस्मिथ करके आते हैं। ठीक है, तो इनका नाम हमने याद रखना है। और फिलहाल में बास्केटबॉल की जो पहली शुरुआत होती है वो इन्हीं के द्वारा की जाती है और ऐसा बोला जाता है कि इनको कोई मतलब कहानियों में ही ऐसा वर्णित है या इतिहास के कहानियों में ऐसा बोला जाता है घटनाओं के अंतर्गत
कि यार इनका ऐसा कोई मकसद नहीं था कि बास्केटबॉल जैसे खेल की या जो भी सारा सिस्टम है इसका हमारा मतलब खोज की गए वो केवल और केवल मनोरंजन के बेस पे बस हो गई खोज, ठीक है। और ऐसा भी कहानियों में बोला जाता है कि इनका यानी नैस्मिथ का जो जन्म होता है वो कनाडा में होता है। इस कारणवश जो भी हमारा जेम्स नैस्मिथ है इनका जन्म कनाडा में होता है। और इसी कनाडा में ही यार हम लोग जानते हैं कि ये हमारा कहाँ पे पड़ता है। कनाडा अगर हम लोग मानचित्र से रूबरू होंगे, इंडियन जियोग्राफी से रूबरू होंगे, तो हम लोगों ने ग्लोब का, मैप का, एटलस का बड़े ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया होगा तो बेटर है, नहीं किया तो उसका भी अध्ययन हम करेंगे और बड़े बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो कनाडा जो है ये हमारे मानचित्र में अमेरिका में आता है, ठीक है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है। और ये हमारा ऐसा देश है जहां पे यार थोड़ा सा ठंड ज्यादा पड़ती है, ठीक है। क्यों पड़ती है ये जियोग्राफी वगैरह का अध्ययन करेंगे तो वहां पे भरपूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कनाडा में ऐसा कहानियों में बोला जाता है कि कनाडा में इनका जन्म होता है और वहीं पे इनको एक टास्क के रूप में यानी एक बोले तो एक चैलेंज के रूप में ये दिया जाता है कि आपको एक टास्क दिया जा रहा है कि काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है तो जिससे कुछ ऐसा कीजिए कि जो हमारे बच्चे हैं या कनाडा के जो भी बच्चे हैं या जो भी लोग हैं उनको बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े अपने मनोरंजन के लिए या खेल के लिए। तो इनके माइंड में कुछ ऐसा सूझा कि इन्होंने बस बास्केटबॉल की खोज कर दी, ठीक है। तो इसीलिए यार बास्केटबॉल की रचना बस मजे मजे में हो जाती है। और उस समय इन्होंने जब खोज की थी या इसकी शुरुआत की थी तो शुरुआती दौर में इन्होंने या इनके द्वारा कुल मिलाकर के 13 नियमों को लागू किया गया इस खेल से संबंधित। और फिलहाल में 1936 में बर्लिन ओलंपिक में इस बास्केटबॉल के खेल को एक ऑफिशियल इवेंट के तौर पे भी मान्यता दी गई है, ठीक है। तो इस कारणवश ये जो हमारी घटना है ये 6 नवंबर बाकायदा प्रमाणित करता है कि आज के ही दिन 1861 में जेम्स नैस्मिथ का जन्म कनाडा में होता है जो कि हमारे बास्केटबॉल के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसको हमको याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में बात करते हैं कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि 6 नवंबर के इतिहास में अपना प्रभाव छोड़ती हैं। 6 नवंबर 1903 यह तारीख भी इतिहास में अपनी अलग पहचान के साथ में दर्ज होती है, वो भी विश्व के इतिहास में, ठीक है। इस दिन अमेरिका ने पनामा को स्वतंत्र घोषित किया था। इसी कारणवश ये 6 नवंबर 1903 की तारीख विश्व इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, वो भी सुनहरे अक्षरों में या स्वर्णिम अक्षरों में। और 6 नवंबर ये बोलता है कि मैं अर्थात 6 नवंबर इस घटना को या आज के दिन ये जो स्वतंत्र होता है अमेरिका से पनामा, इस घटना को मैं अर्थात 6 नवंबर प्रमाणित करता हूं कि आज के ही दिन ये घटना हमारी घटित होती है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में 6 नवंबर 1903 के पश्चात में बात करते हैं 6 नवंबर 1913 की बात करते हैं। यह तारीख 1913 की यह तारीख भी इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाते हुए दर्ज होती है। इस दिन क्या होता है कि एक प्रकार से अगर मैं बोलना चाहूं तो 1913 में हम लोगों ने नाम सुना होगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा एक हमारा मतलब मार्च चलाया गया था जिसको हम लोग मार्च बोल सकते हैं या आंदोलन टाइप का बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग द ग्रेट मार्च के नाम से भी जानते हैं। तो इस घटना में हमको जो याद रखना है 1913 की घटना में, इसमें ये याद रखना है कि गांधी जी के नेतृत्व में क्या होता है कि अंग्रेजों की जो भी हमारी सरकार थी
या अंग्रेजों की दमनकारी सरकार, दमनकारी जो सरकार थी उसके खिलाफ एक मार्च निकाला गया, जिसको हम लोग द ग्रेट मार्च के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इस मार्च में, ये मार्च पहली बात निकाला क्यों गया, तो ये मार्च इस कारणवश निकाला गया कि जब महात्मा गांधी जी हमारे दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पे गए होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि रंग भेद का मामला चल रहा होता है। तो इस रंग भेद के नियम के कानून के खिलाफ जाकर के ये जो अंग्रेजों की हमारी दमनकारी सरकार थी, इनके नीतियों का दमन करते हुए इन्होंने एक हमारी आंदोलन या मार्च निकाला, जिसको द ग्रेट मार्च के नाम से भी जानते हैं। और ये जो ग्रेट मार्च था, ये इनके साथ हमारे 2000 से भी ज्यादा भारतीय खाद्यान्न कर्मचारी, जो कि न्यू साल्ट ऐसा करके हमारा एक क्षेत्र आता है, न्यू कासल्स करके, और इस न्यू कासल्स क्षेत्र से लेकर के नैताल तक की पद यात्रा ये लोग करते हैं। और इस गांधी जी के साथ जो भी हमारे इनके समर्थक होते हैं, इस यात्रा के पश्चात में इनको क्या कर लिया जाता है कि अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, हालांकि बाद में छोड़ भी दिया जाता है। और इनकी जो हमारी एक प्रकार से बोले तो मतलब एक प्रकार से अगर बोलना चाहें तो इनके जो भी समर्थक होते हैं, ये भी ऐसा इतिहास में वर्णन मिलता है कहीं कहीं पे कि जो भी हमारा ये सारा सिस्टम है, गांधी जी के नेतृत्व में जो भी इनके समर्थनकारी होते हैं, उसमें आई थिंक 157 या इससे अधिक हमारी महिलाएं हो सकती थी। महिलाओं के साथ साथ में केवल और केवल 57 हमारे बच्चे थे, 127 महिलाएं थी और 2037 या इससे भी अधिक पुरुषों की जनसंख्या थी। ठीक है, इनके समर्थकों में। तो इन सारे समर्थकों के साथ में गांधी जी ने ये मार्च निकाला था, जिनमें इनको गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन फाइनली लास्ट में चल के अंग्रेजों को इस प्रस्ताव को मानना पड़ा। हालांकि अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव को बाद में स्वीकार भी किया और एक जो हमारा बिल था दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ, जिसको हम लोग इंजन रिलीफ बिल के नाम से जानते हैं, इस इंजन रिलीफ बिल को रद्द कर दिया गया इस मार्च के बाद में। ठीक है, तो ये गांधी जी का सराहनीय योगदान था दक्षिण अफ्रीका के मतलब मार्च में रंग भेद के खिलाफ। तो इस कारणवश 6 नवंबर बाकायदा प्रमाणित करता है कि आज के ही दिन गांधी जी ने ये मार्च निकाला था। ठीक है, इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में 6 नवंबर 84 एंड 85 की बात करते हैं। ये हमारी घटना आई थिंक 84 और 85 के बीच की घटना है, इसको भी हमने याद रखना है। फिलहाल में ये घटना बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, तो केवल और केवल हमको रूबरू होना है कि इस दिन कौन सा हमारा अभिनेत्री या हमारे जो एक्टर हैं वो हमारा संजीव कुमार के नाम से जानते हैं, या ऐसा हमारा संजीव कपूर के नाम से जानते हैं, ऐसा हमारा एक्टर होगा, आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं याद दिलाता हूं संजीव है कौन। यार हम लोगों ने शोले मूवी देखी होगी, जो कि बेहद प्रसिद्धि प्राप्त मूवी है, जिसमें उन्होंने ठाकुर का किरदार निभाया है। ठीक है, तो वही है हमारे संजीव। अब उनके टाइटल के आगे क्या लगता है क्या नहीं लगता, इससे हम रूबरू नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये जानते हैं कि 1984 और 85 के मध्य में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिन्होंने ठाकुर का किरदार निभाया। और 1965 में इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और उस फिल्म का नाम था निशान। ठीक है, और महज 43 साल या 47 वर्ष की उम्र में ही संजीव जी का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ठीक है, तो इस कारणवश 6 नवंबर 1984 या 85 के बीच की घटना संजीव जी के नाम पे हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई इतिहास में। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में 6 नवंबर 1999 की बात करते हैं। 6 नवंबर 1999
यह तारीख भी इतिहास में अपनी अलग पहचान बना करके दर्ज होती है। इस दिन क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया की एक जनमत सरकार बोल सकते हैं, या जनमत सरकार के पश्चात जो भी हमारी जनमत से तात्पर्य यही है कि नई नवेली सरकार या जो ब्रिटिश सरकार थी हमारी, यार ऐसा है, हम लोग इतिहास में अध्ययन करते हैं, फिलहाल में इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इंडिया के इतिहास से तो हम रूबरू होंगे ही, लेकिन अगर हम लोगों ने विश्व इतिहास का अगर अध्ययन किया होगा तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे इस पृथ्वी के अधिकांश ऐसे देश थे जहां पहले ब्रिटिशर्स का हमारा कब्जा ज्यादातर था, यानी ज्यादातर जो भी सारे हमारे देश थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है, आज नहीं है, आज हो भी नहीं सकते, क्योंकि सारे देशों ने अपने अपने देश का संविधान बना डाला, जिस कारण वो अपने अनुसार नियम कानून बनाए गए और उसी अनुसार अपने देश को संचालित करते हैं सारे देश। ठीक है, तो उन्हीं सारे देशों में एक नाम ऑस्ट्रेलिया का भी आता है। इस ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिटिश सरकार हमारी होती है, लेकिन ऐसा कहानियों में वर्णित है कि ब्रिटिश सरकार जो भी हमारा राजतंत्रात्मक शासन ऑस्ट्रेलिया में चल रहा होता है, इसको वहां की जनता के द्वारा स्वीकार किया जाता है, यानी वो लोग बोलते हैं कि हम राजतंत्र शासन में ही रहेंगे, हमको गणराज्य सिद्धांत का पालन नहीं करना है। तो ऐसा बोला जाता है कहानियों के अंतर्गत कि ऑस्ट्रेलिया की जो जनता है वो गणतंत्रात्मक शासन को स्वीकार नहीं करती, अर्थात गणतंत्रात्मक सिद्धांत को स्वीकार ना करके राजतंत्रात्मक सिद्धांत को वो स्वीकार करते हैं, जिससे कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है थोड़ा। अब ऐसा वो लोग क्यों किए थे, कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी का अभाव है। इस कारणवश हम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि वहां की जनता के अनुसार गणराज्य का सिद्धांत क्या किया गया था, ठुकरा दिया गया था। अगर गणतंत्रात्मक राज्य बनता तो जिस तरीके हमारा भारत गणतंत्रात्मक राज्य है या गणतंत्रात्मक देश है, जहां का राष्ट्रपति या जहां का सर्वोच्च नेता हमारा राष्ट्रपति है, उसी प्रकार अगर ऑस्ट्रेलिया में भी होता तो वहां का भी सर्वोच्च नेता हमारा राष्ट्रपति होता। ठीक है, तो इस घटना के कारणवश ये 6 नवंबर 1999 की तारीख हमारी इतिहास के पन्नों पे अपनी एक अलग छाप के साथ में आज दर्ज होकर के रह गई, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। बात करते हैं 6 नवंबर 2001 की बात करते हैं। 6 नवंबर 2001, 6 नवंबर 2001 की तारीख भी ये हमारी इस घटना को अगर हम जोड़ना चाहें तो ये हमारी एक हम लोग पढ़ेंगे, मतलब यूपीएससी के सिलेबस का ही एक पार्ट है हमारा, जिसको हम लोग इन्वायरमेंट यानी इकोलॉजी इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। इस सब्जेक्ट का भी हमको अध्ययन करना है, तो इस घटना को पढ़ करके हम ये अनुमानित कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो घटना है हमारी, ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट की घटना है, अर्थात पर्यावरण के शोषण के विरुद्ध या पर्यावरण के रोकथाम के लिए या पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए एक हमारे अंतरराष्ट्रीय दिवस की शुरुआत की जाती है। जी ठीक है, पर्यावरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 नवंबर 2001 में। और इस दिवस को किसने घोषित किया था? तो मैंने पहले भी कई बार बोला कि विश्व स्तर पे अगर कोई भी देश या दिवस मनाने की शुरुआत होगी तो केवल और केवल उसको एक ही कमेटी हमारी गठित करती है, जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा के नाम से जानते हैं। यानी सारे देशों की मिली एक कमेटी होगी, उन सारे देशों के जो हमारे बड़े बड़े राजनीति के विशेषज्ञ होंगे या बड़े बड़े जो हेड होंगे, बड़े बड़े जो अधिकारी होंगे, उनकी सारे देशों के साथ मिलकर के एक बैठक की जाएगी और उसी में निर्णय लिया जाएगा कि सारे देशों के लिए कौन सा दिन कब मनाया जाएगा और किस लिए मनाया जाएगा। ठीक है, तो इस घटना से भी हमको रूबरू होना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा
अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पर्यावरण रोकथाम दिवस या पर्यावरण शोषण के विरुद्ध रोकथाम दिवस मनाने की क्या होती है, घोषणा होती है। और यार क्यों ऐसा पर्यावरण को क्षति कब पहुंचती है? आप यार इतने बौद्धिक या बुद्धिजीवी इतने हम हो चुके हैं, आप भी यार बुद्धिजीवी होगे ऐसा मेरा मानना है। बुद्धिजीवी से तात्पर्य यह है जिसकी बुद्धि जीवित है वही बुद्धिजीवी है, ठीक है। तो बुद्धिजीवी से तात्पर्य यही है कि यार पर्यावरण को क्षति कब पहुंचती है? पर्यावरण को क्षति तब पहुंचती है जैसे पॉल्यूशन वगैरह हो गया, पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। एंड इसी के पश्चात में अभी देखो, अगर मैं सबसे बेहतरीन एग्जांपल अभी के तौर पे अगर देना चाहूं तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसका सशस्त्र विद्रोह हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश कि यार सशस्त्र विद्रोह से तात्पर्य यह है कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग अगर करंट से अपडेट होंगे तो हम लोगों ने अध्ययन किया रूस और यूक्रेन का युद्ध होता था या हो रहा था अभी। तो वहां पे क्या हो रहा था कि युद्ध हो रहा था। तो यार ऐसा तो नहीं है कि युद्ध हो रहा है तो पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंच रही, यार बड़े ही बेहतरीन ढंग से क्षति पहुंची। और सारे देशों ने या इस पृथ्वी पे इस रूस और यूक्रेन के आसपास का जितना भी हमारा एरिया था या क्षेत्रफल था ये पूर्णतः प्रभावित हुआ। और हर एक क्षेत्र में प्रभावित हुआ, चाहे वो खाद्यान्न के क्षेत्र में हो, चाहे वो लैंड के तौर पे हो, जमीनी स्तर पे हो, मिट्टियों का क्षरण होता है। मिट्टियों के साथ साथ में हमारे जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो भी प्रभावित होते हैं। मनुष्य तो प्रभावित होते ही हैं, साथ ही साथ जिस भी क्षेत्र में युद्ध चल रहा होता है वहां का पर्यावरण प्रभावित होता है, वहां के मनुष्य प्रभावित होते हैं, वहां के जीव जंतु प्रभावित होते हैं, वहां का इन्वायरमेंट प्रभावित होता है, वहां के पानी वगैरह प्रभावित होते हैं, या वहां की जितनी भी सारी चीजें हैं सारी चीजें प्रभावित होती हैं। तो इसी कारणवश युद्ध नहीं होना चाहिए। किसी भी देश का किसी भी देश के साथ में युद्ध नहीं होना चाहिए। और यार युद्ध वैसे भी कोई करना नहीं चाहता, बस हो जाता है। सारे देश अमन और शांति ही चाहते हैं कि हमारे देश में अमन और शांति बरकरार रहे। इंडिया इस मामले में बेहद और बेहद आगे है, जो कि इसका भी प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत बड़े ही बेहतरीन ढंग से किया गया है कि विश्व शांति इस तरीके करके अनुच्छेद 50 और 51 में संविधान में प्रावधान किया गया है कि विश्व स्तर पे शांति को बनाए रखना है। ये हमारे भारत देश के जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं या भारत देश के जो भी हमारे वरिष्ठ राजनेता हैं उनको ये कार्य करना होगा, ठीक है। तो इस कारणवश ये जो हमारी तारीख है ये 2001 की तारीख, ये बाकायदा 6 नवंबर के इतिहास में आज हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, ठीक है, वो भी सुनहरे अक्षरों में। बात करते हैं 6 नवंबर 2001 के पश्चात में 6 नवंबर 2004 की बात करते हैं। इस दिन रूस ने क्योटो करार दिया था। रूस ने क्योटो करार दिया था। ये क्योटो क्या होता है? तो ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। क्योटो क्या होता है? 6 नवंबर 2004 में रूस ने क्योटो करार दिया था। अर्थात ये क्योटो एक प्रकार का हमारा प्रोटोकॉल होता है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको एक संधि के नाम से जानते हैं। संधि अर्थात एक समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो क्योटो था ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक समझौता होता है और इस समझौते में हमारी एक बात बोली गई थी कि जो भी हमारा एक प्रकार से बोले ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना होगा हम लोगों ने, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के जरिए जो हमारी ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसकी रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक हमारी क्योटो संधि होती है। इसी को हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। और फिलहाल में मैं फिर से यही बोलना चाहूंगा कि अगर करंट से अपडेट हो गए तो यार इससे पहले जलवायु परिवर्तन में अभी 6 महीने पहले
न्यूज में हमारी एक खबर आई थी जिसमें ग्लासगो में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भाग लिया था और सारे देशों के प्रधानमंत्रियों को मिला करके ग्लासगो में एक हमारा सम्मेलन होता है जिसको ग्लासगो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। वो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ही था। ठीक है, तो करंट से अपडेट रहना है। ठीक है, ये थी हमारी 6 नवंबर से रिलेटेड कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पे अपना प्रभाव छोड़ती है और 6 नवंबर इसको बाकायदा प्रमाणित करता है कि इस क्लास के अंतर्गत जितनी भी सारी घटनाओं का वर्णन हम लोगों ने किया या अध्ययन किया उन सारे घटनाओं को मैं अर्थात 6 नवंबर बाकायदा प्रमाणित करता हूं और आगे चिरकाल तक प्रमाणित करता रहूंगा। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास में। तब तक के लिए